हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके कौशल ऑडियो स्टोरी। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैंने आज अपने चैनल पे माफिया साइलेंट ऑब्सेशन का एपिसोड 14 अपलोड किया है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज मेरे सब्सक्राइबर 2 के सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचा दें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये आज की वीडियो एपिसोड 14 पसंद आए तो प्लीज हाइप देना ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हाइप देंगे मेरे वीडियो पे तो ये वीडियो बाकी लोगों के पास भी बहुत जल्दी पहुंचेगा। इसी वजह से प्लीज हाइप दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी, आज की स्टोरी बेहद ज्यादा पसंद आने वाली है, इसीलिए प्लीज एंजॉय करें। और चलिए भाई, आपके लिए अब डिस्क्लेमर आने वाला है। डिस्क्लेमर। इस कहानी द माफिया साइलेंट ऑब्सेशन के सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटना पूरी तरीके से काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी सामान्यता मात्र एक संयोग है। इस एनके कौसर ऑडियो स्टोरी की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, समाज, संस्था या राजनीतिक दल की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एनके कौसर ऑडियो स्टोरी इसकी विषय वस्तु की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है और ना ही इसकी जिम्मेदारी लेता है। इस कहानी से जुड़े दर्शकों का कोई भी निर्णय या कृत्य उनकी अपनी विवेक और स्वतंत्र इच्छा के अधीन है। इस कहानी में व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण, सुझाव, विचार या कथन से होने वाले किसी भी अवमानना या मानसिक आघात के लिए एनके कौसर ऑडियो स्टोरी किसी भी प्रकार से जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं है। एपिसोड 14 माफिया साइलेंट ऑब्सेशन। एपिसोड 13 रिकैप। कहानी में अब तक शहनाई की गूंज जब मातम जैसे सन्नाटे में बदली तो शुरू हुआ नफरत और मजबूरी का वो खेल जिसने शेखावत मैंशन की नींव हिला दी। सुहागरात की वो सेज जो फूलों से महकनी चाहिए थी, तारा के दर्द और रुद्र के माफिया गुरूर की गवाह बनी। जहां एक तरफ रुद्र की आंखों में अनुष्का के धोखे की आग जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेसुध तारा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़ रही थी। आधी रात के सन्नाटे में जब तारा दर्द से तड़पते हुए अपनी मां को पुकार रही थी, तब पहली बार पत्थर दिल रुद्र के अंदर का इंसान जागा और उसने पूरी रात अपनी ही अनचाही पत्नी के पैर दबाकर उसे सुकून की नींद दी। सुबह होते ही घर में नया ड्रामा शुरू हुआ। तारा की मासूमियत और उसकी छोटी सी कदकाठी ने सबको हैरान कर दिया। जब मॉल से आए महंगे डिजाइनर कपड़े उस पर तंबू जैसे लगने लगे और आखिर में शेखावत खानदान की बहू के लिए किड सेक्शन से कपड़े चुनने पड़े। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था। जहां एक तरफ दरिंदा रणवीर तारा को नीलाम करने की साजिश रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के हाथ में तारा की वो मेडिकल रिपोर्ट आई जिसने सबको सन कर दिया। उस रिपोर्ट में छिपा वो राज अब रुद्र के सामने आने वाला है, जो शायद इस नफरत की कहानी को एक नया और रूह कंपा देने वाला मोड़ दे देगा। अब आगे दहशत की रिपोर्ट, बदले की आग। लाइब्रेरी में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की हर टिक टिक किसी धमाके जैसी लग रही थी। रुद्र शेखावत अपनी भारी और रसूखदार आवाज में विनय को बिजनेस प्रोजेक्ट की बारीकियां समझा रहा था। तभी लाइब्रेरी का भारी दरवाजा खुला और सिद्धार्थ अंदर दाखिल हुआ। सिद्धार्थ के चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थीं और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने रुद्र की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, तारा की रिपोर्ट आ गई है रुद्र, मुझे तुझसे अभी बात करनी है। रुद्र ने अपनी बर्फीली और गहरी आंखें फाइलों से हटाईं और सिद्धार्थ के चेहरे को पढ़ा। बिना एक शब्द बोले उसने हाथ के इशारे से विनय को बाहर जाने को कहा। विनय, जो अपने बॉस के मिजाज को अच्छे से जानता था, खामोशी से सिर झुकाकर बाहर निकल गया। अब लाइब्रेरी में दो जिगरी यार आमने सामने थे, पर हवा में तनाव का जहर घुला हुआ था। सिद्धार्थ रुद्र के सामने वाली कुर्सी पर धंस गया और एक लंबी ठंडी सांस ली। रुद्र, तारा के ब्लड रिपोर्ट में जो आया है वो अच्छा नहीं है। उसके शरीर पर वो लाल निशान किसी बीमारी के नहीं बल्कि ड्रग्स के रिएक्शन के थे। वो पिछले 1 महीने से ड्रग्स के असर में थी। उसके खून में इन्फेक्शन फैल चुका है और इन दवाओं के हैवी डोज की वजह से उसका मासूम दिल कमज़ोर हो गया है। रुद्र की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने अपनी डार्क वॉइस में पूछा, पर वो ड्रग्स किस चीज़ के थे सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कुछ पल के लिए खामोश हुआ, मानो शब्द बटोर रहा हो, फिर बोला, उसके खून में सेक्स स्टिमुलेंट्स ड्रग्स मिले हैं। और यकीन मान, कोई भी इंसान खुद अपनी जान जोखिम में डालकर ये नहीं लेगा। उसे ये ड्रग्स दिए गए हैं। सच्चाई तो ये थी कि उस बेचारी तारा को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा था। रेशम बाई ने रणवीर के कहने पर उसे रोजाना खाने में मिलाकर ये जहर दिया था। रणवीर चाहता था कि शादी की रात तारा पूरी तरह उसके काबू में रहे और खुद उसके पास आए। इसीलिए उस दिन ड्रग्स की मात्रा बढ़ा दी गई थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, रुद्र, वो लड़की एक बच्चे जैसी है। उसे इन भावनाओं और ड्रग्स के असर का पता ही नहीं था, इसीलिए उसके शरीर ने कोई सेक्सुअल सिम्टम्स नहीं दिखाए, बल्कि उसका असर इन्फेक्शन और बुखार के रूप में बाहर आया। वो मुश्किल से 18 या 19 साल की एक मासूम कली है जिसे कुचलने की कोशिश की गई है। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कमिंग, रुद्र की कड़क आवाज गूंजी। एक स्टाफ ने अंदर आकर डरे हुए लहजे में कहा, साहब, कमला माँ नीचे डिनर के लिए बुला रही हैं। रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया और सिद्धार्थ से कहा, उसका इलाज शुरू करो।
मैं खुद उससे सच उगलवाऊंगा। सिद्धार्थ उठने ही वाला था कि रुक गया। उसकी आवाज़ में अब गहरी चिंता थी। रुद्र, एक और बात। जब वो 1 महीने पहले यहाँ आई थी तब मैंने उसके शरीर पर बेरहमी से मारपीट के निशान देखे थे। वो जख्म उसे यहाँ आने से पहले मिले थे। कपूर मैंशन में उसके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ है। ये सुनते ही जैसे रुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी फट गया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख लाल हो गईं। गुस्से और नफरत का एक ऐसा सैलाब उसके चेहरे पर आया कि लाइब्रेरी की दीवारें भी कांप उठीं। बिना कुछ बोले रुद्र तेज कदमों से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसका हर कदम फर्श पर बिजली की तरह कौंध रहा था। उधर सिद्धार्थ भी भारी मन से अपने कमरे की तरफ निकल गया। डाइनिंग टेबल का नज़ारा। नीचे डाइनिंग हॉल में माहौल थोड़ा हल्का था। जोया तारा को लेकर नीचे आ चुकी थी। तारा ने अब किड सेक्शन की एक बहुत ही प्यारी और ढीली ढाली कुर्ती पहनी थी जिसमें वो किसी छोटी गुड़िया जैसी लग रही थी। कमला माँ और उमा माँ मेज़ पर खाना लगा रही थीं। जय और वीर भी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे और हमेशा की तरह मजाक मस्ती कर रहे थे। तारा चुपचाप सहमी हुई एक कोने में बैठी थी। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थीं। घर के सभी मर्द सिद्धार्थ और रुद्र अभी तक ऊपर ही थे। पूरा परिवार इकट्ठा होने ही वाला था, पर कोई नहीं जानता था कि ऊपर लाइब्रेरी में जो सच खुला है वो आज इस डाइनिंग टेबल पर कैसी तबाही लाने वाला है। सब इंतजार कर रहे थे शेखावत मैंशन के उस राजा का जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खूनी बदला सवार था। ठंडा पसीना। रुद्र और सिद्धार्थ अपने कमरों से फ्रेश होकर नीचे आए। रुद्र के चेहरे पर अब वही पुरानी पत्थर जैसी सख्ती थी। उसने अपनी भावनाओं को एक गहरे समंदर की तरह अपने अंदर दफन कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि परिवार के सामने कोई तमाशा हो या किसी को शक हो कि उसे उस रिपोर्ट का कड़वा सच पता चल चुका है। रुद्र अपनी शाही एक चेयर पर जाकर बैठ गया और सिद्धार्थ भी खामोशी से अपनी सीट पर आ गया। डिनर शुरू हुआ। शेखावत मैंशन की मेज़ लजीज खानों से सजी थी, पर तारा की प्लेट में सन्नाटा था। उसने कमला माँ के बार बार कहने पर भी सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ली थी। रुद्र शांति से अपना डिनर कर रहा था, लेकिन उसकी शिकारी आंखें तारा पर टिकी थीं। जैसे ही उसने तारा की प्लेट देखी, उसकी एक भौं ऊपर उठी और उसकी भारी रूह कंपा देने वाली आवाज़ हॉल में गूंजी। तुम ये क्या खा रही हो? तारा, जो पहले से ही सहमी हुई थी, इस अचानक हुए हमले से बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसने डरते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र की तरफ देखा। उसकी आवाज़ गले में ही कहीं फंस गई थी। रुद्र ने फिर से उसकी आंखों में झांकते हुए कड़क अंदाज में दोहराया, मैंने पूछा तुम क्या खा रही हो? तारा ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं रोटी और सब्जी खा रही हूँ। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक गहरा तंज कसते हुए पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तारा ने नज़रें झुकाकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं 18 साल की हूँ। जब तुम 18 साल की हो तो तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों खा रही हो? रुद्र का ये जुमला एक गहरा कटाक्ष था। वो दरअसल तारा के कम खाने पर उसे टोक रहा था, लेकिन तारा का जहन उसे अतीत के काले साए में ले गया। कपूर मैंशन में जब वो एक रोटी उठाती थी तो दामिनी उसे बेरहमी से मारती थी। उसे दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटी और पानी जैसी सब्जी मिलती थी। तारा को लगा कि शायद रुद्र को भी उसका खाना खाना अखर रहा है। उसने झट से अपनी थाली पीछे खिसकाए और रुआंसी होकर बोली, मुझे भूख नहीं है। आंटी ने ज़बरदस्ती बैठा दिया, इसलिए खा रही थी। मेरा पेट भर गया है। रुद्र ने एक ठंडी और लंबी सांस ली। उसने तारा की आंखों के डर को पढ़ा। सच में तुम्हारा पेट भर गया है? उसने भारी आवाज़ में कहा, तुम 18 साल की हो चुकी हो और 2 साल के बच्चे से भी कम खाना खा रही हो। क्या तुम्हें ये खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है? इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, रुद्र ने पास खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इसकी प्लेट में 2 रोटी, सब्जी और सलाद का बोल डालो। और तारा, ये सब तुम्हें मेरे डिनर खत्म करने तक फिनिश करना है। जब रुद्र ने उसे ताना मारा था तब तारा की आंखों में आंसू नहीं आए थे, पर जब उसने देखा कि उसकी प्लेट में और खाना परोसा जा रहा है तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसे भूख नहीं थी, बल्कि उसे खौफ था। उसे बचपन से ही कम खाने की आदत डाली गई थी। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने ये खाना खत्म नहीं किया तो रुद्र उसे कोई भयानक सजा देगा। तारा ने रोते रोते निवाला उठाना शुरू किया। हॉल में सन्नाटा था। धीरे धीरे सबका डिनर खत्म हो गया, पर तारा अभी पहली रोटी पर ही अटकी थी। रुद्र ने अपनी कुर्सी छोड़ी नहीं। उसने सबको देखा और कहा, आप लोग अपने कमरों में जा सकते हैं। मैं यहीं रहूंगा जब तक ये अपना डिनर खत्म नहीं कर लेती। तारा ने बेबसी से सबकी तरफ देखा, पर रुद्र के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि कमला माँ और जोया के चेहरों पर एक सुकून था। उन्हें लग रहा था कि रुद्र अपने सख्त अंदाज में ही सही, पर तारा का ख्याल रख रहा है। अगला 1 घंटा किसी इम्तिहान जैसा था। तारा एक निवाला तोड़ती, फिर डरते हुए रुद्र को देखती। हर बार उसकी नज़रें रुद्र की उन गहरी और स्थिर आंखों से टकराती जो सिर्फ उसी को देख रही थीं। तारा झट से नज़रें झुका लेती और ज़बरदस्ती खाना गले से नीचे उतारती।
आखिरकार 1 घंटे बाद उसने अपनी प्लेट साफ कर दी। जैसे ही रुद्र ने देखा कि खाना खत्म हो चुका है, वह बिना कुछ बोले उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तारा वहीं बुद्ध बनी बैठी उसे जाते हुए देख रही थी। तभी सीढ़ियों के बीच में रुद्र रुका और बिना पीछे मुड़े अपनी उसी भारी आवाज में बोला, मेरे पीछे कमरे में आओ। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे उस कमरे में जाना ही होगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि रुद्र का कमरा उसके लिए किसी शेर की मान से कम नहीं है। वह एक छोटी सी बच्ची की तरह सिर झुकाए भारी कदमों से रुद्र के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चल दी। उसे क्या पता था कि उस कमरे के दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच और रुद्र का बदला उसका इंतजार कर रहा है। रुद्र के पीछे पीछे तारा उसके कमरे में दाखिल हुई। कमरे का मंजर अब बदल चुका था। कल की सजावट, वो मोमबत्तियां और गुलाब की पंखुड़ियां हटा दी गई थीं, लेकिन बिस्तर के ऊपर झूमर से लटकी गुलाब की लंबी लंबी लड़ियां अब भी पूरे बेड को एक पिंजरे की तरह घेरे हुए थीं। उन फूलों को देखकर रुद्र की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ी। उसने अपने भीतर उबलते ज्वालामुखी को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और बेड के पास लगे इंटरकॉम का बटन दबा दिया। महज 1 मिनट के अंदर एक स्टाफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। रुद्र ने अपनी ठंडी नजरों से तारा को इशारा किया कि वह जाकर दरवाज़ा खोले। तारा, जो एक बेजुबान गुड़िया की तरह उसके हर हुक्म का पालन कर रही थी, उसने चुपचाप सिर झुकाकर दरवाज़ा खोला। स्टाफ अंदर आया और रुद्र के सामने अदब से सिर झुकाया। ये फूल मेरे बिस्तर से अभी के अभी हटाओ। रुद्र की भारी और कड़क आवाज़ कमरे में गूंजी, जिससे वह स्टाफ थर थर कांपने लगा। अगले 10 मिनटों में कमरे की बची कुची सजावट भी मलबे की तरह बाहर निकाल दी गई। अब वह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसी रुद्र की शख्सियत, ठंडा, सादा और डरावना। सजावट के नाम पर वहां अब कुछ नहीं बचा था। तारा अब भी दरवाजे के पास एक कोने में दुबक कर खड़ी थी। रुद्र ने उसकी ओर देखे बिना कहा, दरवाज़ा लॉक करो। तारा के हाथ कांपने लगे। वह लड़कों से हमेशा मीलों दूर रही थी और आज एक ऐसे इंसान के साथ कमरे में बंद होने का ख्याल ही उसकी रूह कांपा रहा था जिसे पूरी दुनिया हैवान कहती थी। वह बुद्ध बनी खड़ी रही। दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब रुद्र ने देखा कि उसकी बात अनसुनी कर दी गई है, तो वह अपनी जगह से उठा। उसके भारी जूतों की आवाज़ फर्श पर किसी शिकारी के कदमों की तरह गूंज रही थी। उसने आगे बढ़कर खुद दरवाज़ा लॉक कर दिया। तारा की सांसें गले में अटक गईं। रुद्र अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रुद्र एक कदम आगे बढ़ाता, तारा खौफ के मारे एक कदम पीछे हट जाती। पीछे हटते हटते वह दीवार से जा चिपकी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रुद्र बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। विशाल कद का रुद्र उस छोटी सी तारा के ऊपर किसी काली परछाई की तरह मंडरा रहा था। वह उसके सीने तक भी नहीं पहुंच रही थी। रुद्र ने सिर झुकाकर सीधे तारा की डरी हुई आंखों में झांका। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, रुद्र ने बिजली की फुर्ती से उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल उठा लिया। तारा के मुंह से एक हल्की चीख निकली। अगले ही पल रुद्र ने उसे बिस्तर पर पटक दिया। बिस्तर नर्म था, इसलिए तारा उस पर उछल गई। वह बुरी तरह घबराकर खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। तारा अभी संभल भी नहीं पाई थी कि रुद्र ने अपना एक पैर बिस्तर पर रखा और उसके ऊपर झुक गया। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, बस एक बर्फीली खामोशी थी। मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। रुद्र की भारी आवाज़ उसके कानों के पास गूंजी। तारा ने डर के मारे अपने दोनों हाथ रुद्र के चौड़े सीने पर रख दिए, उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसके नन्हे हाथों का दबाव रुद्र के लिए एक पत्थर पर पानी की बूंद जैसा था। रुद्र ने अपनी गहरी और डोमिनेटिंग आवाज़ में पहला सवाल दागा, तुम पिछले 1 महीने से कहाँ थी? ये सवाल सुनते ही तारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुरानी यादों के जख्म जैसे हरे हो गए और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रुद्र को पीछे धकेलने लगी और हकलाते हुए चिल्लाए, आप मुझसे दूर रहिए, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाए। रुद्र ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही मजबूत हाथ से दबोच लिया और उसके चेहरे के और करीब आकर बोला, मैं दूर हो जाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम मेरे सवालों का सच सच जवाब दोगी। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ उस 1 महीने में क्या हुआ था। कमरे में अब सिर्फ तारा की सिसकियों और रुद्र की भारी सांसों की आवाज़ थी। सस्पेंस और डर के इस माहौल में तारा का वो खौफनाक अतीत अब बेपर्दा होने की कगार पर था। दिल फायर, रुद्र की आंखों में एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता था। उसने साफ कह दिया था कि वह पीछे तभी हटेगा जब तारा सच बोलेगी। उसी पल खामोश कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए एक बेहद सुरीली और मदहोश कर देने वाली धुन सुनाई देने लगी। बालकनी का दरवाज़ा आधा खुला था और ठीक नीचे वाले कमरे में जोया शायद कोई रोमांटिक गाना सुन रही थी। उन मखमली सुरों के लफ्ज़ हवा में तैरते हुए रुद्र और तारा के कानों से टकराने लगे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। दिल ने फिर चुपके से तेरा नाम लिया है। खामोश रातों में तेरा ख्याल छाया है। हर सांस में बस तेरा एहसास आया है। लगता है मोहब्बत को फिर हम पर ए बार आया है वन।
कमरे का माहौल उस गाने के बोलों से और भी गहरा और भारी हो गया। रुद्र और तारा एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में उलझ रही थीं। उस जादुई और दर्द भरे माहौल के बीच तारा की सिसकियां फूट पड़ीं। उसने रोते हुए रुद्र की आंखों में झांका और एक टूटी हुई आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, मीना बाजार। ये सुनते ही जैसे कमरे का तापमान गिर गया। तारा ने झट से अपनी नजरें झुका लीं। वह शर्म और खौफ के मारे खुद को मरा हुआ महसूस कर रही थी। रुद्र की आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं, जो इस वक्त किसी तराशे हुए संगमरमर जैसा सफेद पड़ गया था। रुद्र ने अपनी आवाज को और भी ठंडा और डरावना करते हुए पूछा, जिससे तारा के बदन में सिहरन दौड़ गई, तुम वहां तक कैसे पहुंची? तारा ने सिसकते हुए अपने किडनैपिंग की पूरी दास्तां सुनाई। उसने बताया कि कैसे शेखावत मैंशन से निकलने के बाद उसे कुछ लोगों ने उठा लिया था और जब उसकी आंख खुली तो वह नरक के उस द्वार यानी मीना बाजार में थी। रुद्र ने उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए एक और सवाल दागा, क्या तुमने वहां कोई दवा या इंजेक्शन लिया था? तारा ने कांपते हुए नाक में सिर हिलाया। वह मासूम तो ये भी नहीं जानती थी कि उसे खाने में मिलाकर जहर दिया जा रहा था। रुद्र ने आगे बढ़कर तारा के गालों पर लुढ़कते आंसुओं को पोंछा और एक ऐसा सवाल किया जो किसी भी लड़की की रूह छलनी कर दे, क्या तुम्हारे करीब कोई आया था? तारा एक पल के लिए सुन्न हो गई। वह इस सवाल का मतलब नहीं समझ पाए और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसकी खामोशी को समझ गया और उसने बात साफ करते हुए कहा, अभी मैं तुम्हारे जितना करीब हूँ। क्या कोई और आदमी भी तुम्हारे इतना करीब आया था? तारा ने झटके से अपनी पलकें झुका लीं और रोते हुए कहा, नहीं, कोई नहीं। तारा की सिसकियां अब हिचकियों में बदल रही थीं। रुद्र को अंदाजा हो गया कि अगर उसने एक भी सवाल और पूछा तो तारा को पैनिक अटैक आ सकता है। वह खामोशी से उसके ऊपर से हट गया। तारा अब भी बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। रुद्र ने दूर खड़े होकर अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं अपने बिस्तर पर सोऊंगा। तारा धीरे से उठी। रुद्र ने देखा कि वह बिना कंबल और तकिए के ही सोफे की ओर बढ़ रही है। उसने कड़क अंदाज में टोकते हुए कहा, वार्डरोब में कंबल और तकिए रखे हैं, वहां से ले लो। तारा ने चुपचाप वार्डरोब से सामान निकाला और सोफे पर जाकर लेट गई। वह सोफा इतना बड़ा और मखमली था कि तारा जैसी दुबली पतली लड़की के लिए वह किसी आलीशान बिस्तर से कम नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चटाई पर गुजारी थी, इसलिए वह सोफा उसे स्वर्ग जैसा लगा। कमरे की हल्की पीली रोशनी में दोनों अपनी अपनी जगह लेटे हुए थे, पर नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। तारा के जहन में मीना बाजार की उस औरत की बात गूंज रही थी, यहाँ से अगर कोई निकल भी जाए तो कोई शरीफ मर्द उसे अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। वह सोच रही थी कि क्या रुद्र उसे कभी स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की गहरी आंखें छत को ताक रही थीं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मीना बाजार जैसे गंदे इलाके में 1 महीना रहने के बाद भी तारा इतनी पाक कैसे रह गई? किसी ने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया? रुद्र को इंसानी आंखें पढ़ने का हुनर आता था और वह जानता था कि तारा जो कह रही है वह 100% सच है। उस रात उस कमरे में सन्नाटा तो था, पर दोनों के दिलों में सवालों और एहसासों का एक नया समंदर उफान मार रहा था। रात की खामोश गहराइयां अब सुबह की पहली किरण की दस्तक का इंतजार कर रही थीं। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड ने बाहर की दुनिया को धुंध की सफ़ेद चादर में लपेट रखा था, लेकिन शेखावत मैंशन के अंदर का तापमान हीटर की वजह से बिल्कुल संतुलित था। सुबह के ठीक 4 बजे बज रहे थे। रुद्र, जो किसी अनुशासित फौजी की तरह वक्त का पाबंद था, अपनी नींद से जाग चुका था। बिस्तर से उठते ही उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जहां तारा एक नन्ही चिड़िया की तरह खुद को समेटे हुए सो रही थी। रुद्र खामोशी से वॉशरूम गया और कुछ ही देर में ब्लैक ट्रैक पैंट और लूज टी शर्ट पहनकर बाहर आया। जैसे ही वह वार्डरोब की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि तारा जाग चुकी है और सोफे पर चुपचाप बैठी है। रुद्र को हैरानी हुई। उसने अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुम उठ चुकी हो? तारा ने पलकें झपकाते हुए धीरे से कहा, हाँ। उसे बचपन से ही सुबह जल्दी उठकर काम करने की आदत थी, इसलिए उसके लिए यह नया नहीं था। रुद्र ने घड़ी देखी, अभी सुबह के 4:15 हुए थे। उसने अपनी गंभीर और कड़क आवाज में कहा, 7 बजे से पहले घर में कोई नहीं उठता। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो मेरे साथ जिम चलो। तारा के लिए ये किसी धमाके से कम नहीं था। उसने हकलाते हुए पूछा, मैं जिम? रुद्र ने बिना कोई जवाब दिए वार्डरोब से उसके लिए एक लूज ट्राउजर और टी शर्ट निकाली और उसे थमाते हुए डार्क वॉइस में हुक्म दिया, 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आओ, मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ। तारा ने बिजली की फुर्ती से कपड़े बदले और ठीक 5 मिनट में बाहर आ गई। रुद्र उसे लेकर मैंशन के प्राइवेट जिम की तरफ बढ़ा। अंदर का नज़ारा देखकर तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सिद्धार्थ, जय और वीर पहले से मौजूद थे, पर उनके चेहरों पर ऐसी जिल्लत थी जैसे उन्हें फांसी के फंदे पर लाया गया हो। रुद्र जब भी घर पर होता, वह सबको सुबह 4 बजे ही जिम में घसीट लेता था। सिद्धार्थ, जिसकी आंखों में अब भी नींद भरी थी, कॉमेडी अंदाज में हाथ जोड़कर बोला, भाई, हमें पता है कि तू उल्लू के खानदान का है, रात भर जाग सकता है और सुबह अंधेरे में उठ सकता है, पर हम तो इंसान हैं ना।
बाहर जनवरी की बर्फ जम रही है और तूने हमें यहाँ लोहे उठाने के लिए बुला लिया। मेरी नींद लौटा दे भाई। रुद्र ने डंबल उठाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर नींद ज्यादा प्यारी है तो कैसा रहेगा कि तुम बाहर गार्डन के 50 चक्कर काटो। नहीं। सिद्धार्थ झटके से सीधा खड़ा हो गया, उसकी नींद उड़ चुकी थी। तभी उसकी नज़र रुद्र के पीछे दुबकी हुई एक छोटी सी परछाई पर पड़ी। उसने चकित होकर पूछा, रुद्र तेरे पीछे कौन है? जोया तो इतनी सुबह उठने का रिस्क कभी नहीं लेगी। तो फिर ये कौन है? रुद्र जैसे ही एक तरफ हटा, सबके सामने तारा आ गई। लूज कपड़ों और ऊंची पोनीटेल में वह किसी मासूम स्कूल जाने वाली बच्ची जैसी लग रही थी। वह डर के मारे अपनी नज़रें जमीन में गड़ाए खड़ी थी। सिद्धार्थ ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, भाई हद है, इस बेचारी बच्ची को तो छोड़ देता, इसे भी तू घसीट लाया। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर बड़े अधिकार के साथ तारा का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। जब तक हम वर्कआउट कर रहे हैं तुम इस पर चलोगी। अगले 1 घंटे तक जिम में मशीनों के शोर के बीच जय और वीर की हल्की फुल्की मस्ती चलती रही। सुबह के 5 बजे बजते ही स्टाफ सबके लिए मिल्कशेक और एनर्जी ड्रिंक्स लेकर आया। तारा अब तक थक चुकी थी, इसलिए वह जिम के सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे ज़्यादा मेहनत करने से मना किया था क्योंकि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। रुद्र ने अपना ड्रिंक पीते हुए सिद्धार्थ से कहा, इसका डाइट चार्ट तैयार करो। इसकी दवाओं और फिजिकल चेकअप का जिम्मा तुम्हारा है। वर्कआउट खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। तारा हमेशा की तरह रुद्र के ठीक पीछे उसके साए में छिपकर चल रही थी। जय ने सीढ़ियां चढ़ते हुए सिद्धार्थ के कान में फुसफुसाया, भाई रुद्र को देखो। मुझे तो तारा भाभी पत्नी कम और ऐसी बच्ची ज्यादा लगती हैं जो अपने पति के पीछे नहीं बल्कि अपनी माँ के पीछे छुपकर चल रही हो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। वह रुद्र के साए में ऐसे खो जाती है कि अगर रुद्र सामने से हट जाए तो वह दुनिया को दिखाई भी न दे। वे सब मजाक मस्ती करते हुए अपने कमरों में चले गए, पर उस सुबह ने एक बात साफ कर दी थी, रुद्र की सख्ती के पीछे अब तारा के लिए एक अनकही सुरक्षा की दीवार खड़ी हो रही थी। आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी द माफिया साइलेंट ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे कंटिन्यू भी करूँगी और इसे फिनिश भी करने वाली हूँ, पर अभी फिनिश होने में बहुत टाइम है। पर मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारे और भी स्टोरी हैं, जिन्हें मैंने अभी रोक के रखा है, पर मैं फिर से सबको चालू करने वाली हूँ। एक न्यू तरीके से, बिगिनिंग से चालू करने वाली हूँ। फिर से मैं स्टोरी को लिखूँगी, इसीलिए प्लीज़ उन स्टोरी को जाके सुनिए। अगर आप जिस स्टोरी को ज़्यादा पसंद करेंगे, तो मैं उस स्टोरी को अपलोड कर दूँगी। मैं सबसे पहले 1 फरवरी को रिश्तों की सियासत का फर्स्ट एपिसोड लाने वाली हूँ, प्लीज़ उसे भी सुनें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं माफिया साइलेंट ऑब्सेशन का एपिसोड 15-18 जनवरी को देने वाली हूँ और मैं शायद उसे रात तक अपलोड करूँ। इसी वजह से प्लीज़ इस वीडियो का इंतज़ार करिएगा और प्लीज़ अगर आपको एपिसोड 14 माफिया साइलेंट ऑब्सेशन का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जब तक आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती, तब तक आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल के 80% व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हुए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा बाय, अब हम चलते हैं। आपको मेरी आवाज़ अगली वीडियो में मिलेगी और प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने शॉर्ट स्टोरी दी है, पर मैंने इस शॉर्ट स्टोरी को बनाने में बेहद दिल से कोशिश की है और मुझे पता है कि आज का स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसीलिए बाय, गुड नाइट। आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं।